हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग सेट नंबर 5 कवर करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। वैसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट मिला करके बीपीएससी में 28 से 30 हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग बायोलॉजी का पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे एंड ये जो एग्जाम होने वाला है 13 दिसंबर 2024 उसके लिए। वैसे तो बायोलॉजी आपको पता है हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ये स्पेशली ये बीपीएससी के लिए है। एंड ज्यादा टाइम किल नहीं करते, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से क्या पूछ रहा है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, जीव विज्ञानियों ने वनस्पति जगत, ठीक है, वनस्पति जगत और पशु जगत की बहुत बड़ी संख्या में प्रजाति की खोज, पहचान और मान्यता की संख्या के संदर्भ में अब तक खोजे गए, पहचाने गए जीवों की सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना है। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कीट है, फिर कह रहा है पौधा है, कीट है, जीवाणु है, यानी कि कवक है। फिर से मैं रिपीट करूं, देखो फिर से ये ऑप्शन है, कीट है या फिर कवक है, पौधा है, जीवाणु है। ये चारों में से ऑप्शन चुनना है कि कौन सा सही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कीट, ठीक है। क्योंकि अब तक खोजे गए टोटल कीटों की संख्या बात करें तो 20, यानी कि 20 लाख के समथिंग है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कीट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग पौधों की बातें करें तो पौधे जो है ये अप्रोक्स सेकंड नंबर पे आ जाएगा, पौधा लगभग 4 लाख के समथिंग, ठीक है। तो 20 लाख कीटों की संख्या है एंड पौधों की संख्या जो है कितना हो जाएगा, पौधा लगभग 4 लाख, ठीक है। हम 400 लिख दिए हैं, ठीक है, 4 लाख, ठीक है। तो ये आपको इतना सारा फैक्ट याद रखना है, यानी कि पहचाने गए जीवों में सबसे बड़ा संख्या जो है वो है कीट का, फिर इसके बाद पौधे का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, शहतूश, शहतूश का शॉल किससे बना होता है। तो शहतूत का शॉल किससे बना रहता है, तो ये चीरू के बाल से बना रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखो चीरू के बालों से इसको बनाया जाता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो चीरू जो है यहां लिख देते हैं, चीरू ये तिब्बत में, तिब्बत यहां लिख देते हैं तिब्बत, वेट पेन सिलेक्ट कर ले, तिब्बत में मिलता है। इसके बाद लद्दाख में भी पाया जाता है। तो इंडिया का जो लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, यहां पे भी मिलता है। तो ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मनुष्य और मानव, मनुष्य या फिर मानव को वानरों से अलग करता है, ठीक है, यानी जो बंदर होते हैं उनसे अलग करता है। तो ये आपका ऑप्शन है, सीखने की स्पष्ट इच्छा, बी कह रहा गंध की अल्प विकसित भावना, फिर इसके सी कह रहा है विपरीत अंगूठा, फिर चौथा नंबर कह रहा है उभरी हुई ठोड़ी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मनुष्य और वानरों से कौन सा अलग करता है, तो मनुष्य का जो इच्छा होता है, प्रबल शक्ति जो होता है, प्रबल इच्छा जो होता है, वो जिज्ञासा होता है। लाइक बोले तो एक चीज अगर हो जाएगा तो फिर उसको दूसरा मन करेगा। सपोज करो कि आज साइकिल है तो कल उसको ये चाहेगा कि मोटरसाइकिल हो जाए, फिर वो हो जाए तो चाहेगा कार ले ले, फिर वो हो जाएगा तो चाहेगा कि प्लेन ले ले, ये ले ले। मतलब एक बोले तो मनुष्य के पास जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इच्छा शक्ति होती है, तो इसलिए ये भिन्न होता है, ठीक है। तो ये सारा सीखने की स्पष्ट इच्छा होती है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि नए नए काम करने का, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने का, नए नए चीज एडप्ट करने का, ये सारा चीजें मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं, इच्छा शक्ति एक हो तो इसके बाद 2, ऐसे 3 करते करते बढ़ते जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेंडल के द्वारा अपने प्रसिद्ध प्रतिपादन वंशानुक्रम के सिद्धांत में प्रयुक्त जीव था। तो कौन सा जीव था, तो ये बताना है कौन सा जीव था। ड्रोसोफिलिया था, इस स्नैप ड्रैगन था, या फिर गार्डन मटर था, स्वीट पी था। तो ये गार्डन मटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये इसका मेंडल जो है ये शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, ग्रेगर मेंडल, ग्रेगन जॉन ऐसे लिखाएगा, जॉन
मेंडल, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये अनुवांशिकी का जनक इनको कहा जाता है, और इनके जो है ये विज्ञान और गणित का अध्ययन किए हुए थे, ठीक है। दर्शन शास्त्र से भी इनका एजुकेशन वगैरह ये काफी लिए हुए थे। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। तो ये आपको बताना है किसमें सेक्स जो होता है क्रोमोसोम नहीं होता है। बंदर में, तितली में, चीता में, छिपकली में। तो ये किसमें नहीं होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको छिपकली। छिपकली जो होता है लिजार्ड जिसको कहते हैं, तो इसमें जो होता है लिंग यानी कि गुणसूत्र जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की वे कोशिका जो शरीर की किसी भी प्रकार कोशिका में विभाजित होने और विशिष्ट होने की क्षमता रखती है, जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्टेम कोशिका, ठीक है, यानी कि इसे क्या कहते हैं स्टेम कोशिका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़ा होता है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे मजबूत क्या होता है, जबड़ा होता है, ठीक है। और इस शरीर में जो होता है ना कंकाल बाहरी त्वचा के बीच की अधिकांश क्षेत्र जो होता है मांसपेशिया से बना होता है, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोशिका में नाभिक के अलावा कौन सा अंग डीएनए होता है, कौन सा अंग जो होता है डीएनए होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सेंट्रियोल हो जाएगा, गोल्जी उपकरण हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बताना है कौन सा होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो डीएनए जो होता है नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि नाभिक, यहां पे लिख देते हैं नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहां हमने लिख दिया, ठीक है। इसमें पाया जाता है। और लिंग की बातें करें, अनुवांशिक विशेषता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का ये काम करता है, ठीक है। इसमें याद रखना है कि ये प्रोटीन जो होता है संश्लेषण लिबोसोम के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये सारा आपको याद रखना है, लाइबोसोम के द्वारा, ठीक है। तो इतना सारा फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर, राइबोजाइम क्या है ये बताना है। डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो राइबोजाइम जो है ये क्या है, ये आरएनए है, ठीक है, यानी आरएनए, ठीक है। यानी राइबोजाइम राइबो न्यूक्लियक, आर से हो जाएगा राइबो न्यूक्लिएट एसिड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। ये एंजाइम होता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया करके राइबोजाइम जो होता है ये राइबोसोम में पाया जाता है, और जो प्रोटीन वगैरह होता है ना उसका एक श्रृंखला, ठीक है। लाइक बोले तो एक ऐसे समझ लो, प्रोटीन का जो है ना एक श्रृंखला मतलब निर्माण करता है, ठीक है, यानी कि बनाता है, ठीक है। और अमीनो एसिड को बांधता है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है ना, 15 हम बोल दिए, सॉरी 9 के बाद 10 आएगा ना। देखो मानव शरीर में छोटी आंत, ठीक है, मानव शरीर में छोटी आंत के 3 शारीरिक भागों की लंबाई का सही घटता क्रम बताना है, ठीक है। तो घटता हुआ क्रम क्या है, डुओडेनम, एलियम, जेजूनम या फिर इलियम, डुओडेनम या फिर जेजूनम, इलियम या फिर डुओडेनम, फिर इसके बाद आ जाएगा इलियम, और इसके बाद है जेजूनम और डुओडेनम। तो इसमें सही बताना है कि कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि डुओडेनम, इलियम और जेजूनम, ठीक है। तो देखो एक्चुअल क्या होता है इलियम, ठीक है, और जेजूनम डुओडेनम। डुओडेनम लगभग हम बातें करें तो ये कितना होता है यहाँ पे लिख देते हैं,
ये लगभग कितना होता है 30 cm यानी सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और आंत की लंबाई लगभग 2.6 मीटर होता है, MTR लिख देते हैं, ठीक है। और यानी कि 2.6 मीटर या फिर आंत की लंबाई कहीं कहीं 3.6 मीटर भी लिखेगा, ठीक है, बहुत सारे एनसीईआरटी या फिर बहुत सारे बुक में। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। अप्रोक्स 2.6 हो जाएगा, अगर नहीं भी ऑप्शन में है तो 3.6 आप लगा सकते हैं, जब अगर ऑप्शन में ना दे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पित्ताशय में मौजूद पत्थर मुख्य रूप से किसके पाचन को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किसके पाचन को प्रभावित करता है, तो ये वसा को करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मानव का शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो लीवर कोशिका होता है, यानी कि यकृत कोशिका, ठीक है। पीत स्रावित करता है, यानी कि पित्ताशय में जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा आपको याद रखना है। पित्ताशय जो होता है पित्त वसा के पायसीकरण की मदद करता है, तो ये सारा चीज आपको थोड़ी बहुत याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत अस्थायी दंत व्यवस्था प्रणाली को दर्शाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव दांत अस्थायी दांत व्यवस्था प्रणाली को दर्शाता है, तो ये इसमें से कौन सा हो जाएगा, इंसीजर हो जाएगा, मोलर, केनाइन और प्री मोलर। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको मोलर हो जाएगा, ठीक है। देखो कृतंक रदनक होता है, फिर इसके बाद प्रोमलर हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। तो मोलर जो होता है ये बुद्धि दांत इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे, मोलर को बुद्धि दांत, ठीक है, बुद्धि दांत, ऐसे लिखो दांत, ठीक है। तो बुद्धि दांत इसे कहते हैं, ठीक है। मोलर जो होता है, मोलर दांत 17 से लेके 25 साल की उम्र जब होता है ना उस समय निकलता है, इसीलिए कहता है कि उसके कम उम्र वालों को कि इसको अभी बुद्धि नहीं हुआ है, अकल, हम लोग ऐसे दादी बोलती थी ना, दादी वगैरह कि अरे अभी बच्चा है इसको उतना अकल नहीं है ना। तो जब ये मोलर जो होता है ना, मोलर ये दांत होता है, जब ये निकलता है तो कहते हैं लोग, बड़े बुजुर्ग ऐसे, हम लोग गांव में ऐसे बोलते थे कि हाँ अभी बच्चा है ना, बुद्धि नहीं हुआ है। तो वो जो मोलर होता है ना, वो जब दांत जब निकलता है तो आई थिंक इसको बुद्धि दांत इसीलिए शायद कहा जाता होगा, क्योंकि बचपन में तो हम लोगों ने ऐसे सुना है ना कि अभी बुद्धि नहीं है, कोई बुद्धि वाला दांत होता है वो निकलता है तो बुद्धि थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इसे कहा जाता है बुद्धि दांत मोलर को। तो आप याद रखना है क्योंकि 17 से 25 के जो बीच है ना उस उम्र के बीच में ये निकलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए बी रक्त समूह वाले ए बी, ठीक है, यानी कि ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, क्योंकि ये बताना है क्योंकि उसे रक्त में एंटीबॉडी की कमी होती है इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी याद रखना है, ठीक है। यानी कि ए बी वाले लोग जो होते हैं ना, लोगों में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, ठीक है, और कोई एंटीबॉडी जो होता है नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ए बी रक्त समूह वाले को ए बी या फिर ए बी ओ में से किसी भी समूह का रक्त ले सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में कहा जाता है, ठीक है। तो ये बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ओ वाले ग्रुप को कहते हैं, ओ वाला जो समूह होता है ये मतलब सार्वभौमिक दाता, मतलब किसी को भी डोनेट कर सकता है, दे सकता है, ठीक है, लेकिन ले सिर्फ ओ वाला से ही सकता है, ठीक है। ओ के अलावा ये किसी से नहीं ले सकता है, तो ये याद रखना है। जैसे ओ वाला जो है वो बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, लेकिन लेगा सेम ग्रुप में, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेस मेकर का कार्य है, ठीक है। तो पेस मेकर जो है इसका कार्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पेस मेकर जो होता है इसका कार्य क्या होता है, ये इसमें हृदय की नाड़ी को धीमा करता है, यह हृदय की नाड़ी को समायोजित करता है, हृदय की नाड़ी को बढ़ाता है, हृदय में रक्त की प्रवाह के तेज करता है। तो बताना है कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय की नाड़ी को समायोजित करता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखो
जब भी जरूरत पड़ती है ना तो हृदय असमान गति से काम करने लगता है और नाड़ी की गति जो है 72 से 80 से गिर करके 30 से 40 का स्तर तक पहुंच जाता है, यानी कि वो लो लेवल में हो जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि यह हृदय की नाड़ी को समायोजित करता है। ठीक है, पेसमेकर का कार्य यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, पेस मेकर उसे 72 से 80 का स्तर पर फिर उसको ले जाया जाता है, जैसे कि यानी कि हृदय धड़कन जो होती है नाड़ी वो डाउन हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, उसको अप करने का काम में करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में अत्यधिक मात्रा में श्वेत रक्त कोशिका की उपस्थिति को पैथोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? तो पैथोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त के अत्यधिक मात्रा में श्वेत रक्त कोशिका की उपस्थिति में पैथोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, देखो, जब श्वेत रक्त हो जाता है, ठीक है, यानी कि कोशिका की आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने वाला एंजाइम जो कि फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने में भाग लेता है वह है, तो वो क्या है ये बताना है। ठीक है, तो देखो ये होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का क्या कार्य है? यानी कि जो बॉडी होता है तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि बॉडी में रक्त का क्या काम है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभने पर दर्द महसूस नहीं होगा? वह है, ठीक है, उसको बताना है कि वो क्या है जिसे सुई को अगर चुभाया जाए तो दर्द नहीं होगा। तो मस्तिष्क है। ठीक है, यानी मस्तिष्क जो होता है इसमें सुई अगर चुभाया जाता है तो इसमें दर्द महसूस नहीं होता है। ठीक है, ये केवल नसों में होने वाली परिवर्तन के संकेत से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और भी अगर भाग में अगर हम जैसे कि हृदय हो गया, त्वचा हो गया, आंख हो गया, तो उसमें पेन होगा, यानी कि शरीर के और भी किसी भी अंग में हम सुई चुभाते हैं तो हमें वो पेन फील होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, लेकिन मस्तिष्क में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये बताना है कहाँ होती है। ठीक है, तो देखो डिंब वाहिनी में होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने या फिर उल्टी करने का विनियमन केंद्र है? ठीक है, तो ये बताना है कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको मेडुला ऑब्लेंगेटा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखो मेडुला ऑब्लेंगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला वाला भाग होता है। इसका कार्य जो होता है जैसे रक्तचाप, आहार नली, ये सारा जो होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, ये सारा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? ठीक है, तो हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो पानी से बना होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, हमारे शरीर में लगभग अगर हम बातें करें तो पानी की ज्यादा मतलब मात्रा होता है, लगभग 65 से लेकर के 65 से लेकर के 70 से 65, यानी 65 to 70% के समथिंग होता है। ठीक है, देखो एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। देखो, एक मानव शरीर के वजन में 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है, 3% नाइट्रोजन होता है, 1.4% बात करें तो कैल्शियम होता है और 1.1% फास्फोरस होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर पानी की बात करें तो वही 70-75 कहीं लिखेगा या फिर 70 से 80 लिखेगा, तो अप्रोक्स उतना पानी की हमारी बॉडी में उतना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाती है? ये हो जाएगा यकृत। ठीक है, यानी कि यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे गहरे लाल भूरे रंग का होता है, ये इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंसुलिन मानव प्रणाली में किसके चयापचय को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो ये बताना है। तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि जल में जो घुलनशील विटामिन है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो विटामिन बी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, ये याद रखना है। जबकि विटामिन बी, विटामिन ए, डी, ई ये वसा में होता है। यहां हम लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अक्सर पूछता है। विटामिन ए, इसके बाद डी, इसके बाद ई, ए बी डी। ठीक है, ए डी ई ये क्या होता है, वसा में होता है। ठीक है, वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा बी और सी। यहाँ तो क्वेश्चन में सिर्फ बी लिखा हुआ है कि पानी में घुलनशील बी होता है, लेकिन एक चीज आप प्लस और कर लीजिए, बी प्लस सी, यानी कि बी और सी जो होता है ये दोनों मिलकर के ये क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। तो ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे से केवल पूछा है बी, तो हम बी ही मारेंगे। अगर सी दिया रहता है तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर, साइनोकोबालामीन है। ठीक है, तो साइनोकोबालामीन क्या है, साइनोकोबालामीन विटामिन बी 12 को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य घटक है। भोजन का मुख्य घटक आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, वैसे पता भी होगा, आप ऑलरेडी आप लोग टेस्ट लगाते होंगे। गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण पीले सफेद रंग का होता है, तो गाय का जो दूध होता है किसके कारण होता है, देखिए इसको बोलते हैं कैरोटीन और कैसिनिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूध में पाए जाने वाले पोषण मूल्य के अन्य तत्वों में शामिल है। ठीक है, तो अन्य तत्वों में क्या शामिल है, ये हो जाएगा कैल्शियम पोटेशियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जलीकरण के दौरान शरीर के द्वारा आमतौर पर खोया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो ये कौन सा पदार्थ है, ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है और शरीर में जब अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारा याद रखना है, और इसको पूरा करने के लिए इंसान क्या करता है, पानी की अधिक सेवन करता है। लगभग मतलब पर डे की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो 8 गिलास 10 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, तब जा करके पूर्ति होगा। ठीक है, पानी पीना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं। वैसे आप सभी जानते ही हैं, पीते भी होंगे, बट फिर भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मनुष्य में टाइफाइड बुखार जो है किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो मनुष्य में टाइफाइड बुखार जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, मनुष्य में टाइफाइड बुखार जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, और साल्मोनेला टाइफाइडी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका क्या नाम है, साल्मोनेला। ठीक है, साल्मोनेला बैक्टीरिया, साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये आपसे अगर बैक्टीरिया क्वेश्चन पूछता है तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डेंगू एक ऐसा बुखार है जो दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है वायरस और मादा एडिजन मच्छर के कारण होता है, बैक्टीरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है, कवक मादा एडीज मच्छर के कारण होता है, प्रोटोजोआ मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। ये हो जाएगा आपको, वायरस जो होता है मादा एडीज मच्छर के कारण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया और डेंगू में निम्नलिखित में से कौन सा एक समान नहीं है। ठीक है, तो एक समान नहीं है मलेरिया और डेंगू में। ठीक है, तो ये बुखार, मच्छर का काटना, मानव प्रजाति, मच्छर प्रजाति, तो ये एक समान नहीं है, तो ये मच्छर प्रजाति ये अलग हो जाएगा। ठीक है, मच्छर का काटना, मानव प्रजाति, बुखार ये एक समान में हो जाएगा, लेकिन अलग मच्छर प्रजाति यानी कि मॉस्किटो स्पीसीज की बातें कर रहा है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो
एक्चुअल क्या होता है, मलेरिया और डेंगू दोनों दोनों ही मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। बुखार मतलब दोनों अगर काटता है तो एक्चुअल बुखार वगैरह होता है, ठीक है, यानी कि फीवर होता है। और मच्छरों की प्रजाति की बात करें तो ये अलग-अलग प्रजाति से होता है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडिक नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। प्लास्मोडियम करके आता है एक प्रोटोजोआ, ठीक है, उसके कारण होता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है दृष्टि वैषम्य किसकी बीमारी है, ठीक है। तो ये किसकी बीमारी है, आंखों से होता है, ठीक है, आंख में होता है, जैसे कि नेत्र वगैरह जो होता है ना, आंख को बोलते हैं ना कि आंख में कोई मतलब बीमारी लाइक बोले तो ये हो जाता है ना, जैसे कि कोई भी चीज दिखाई वगैरह नहीं देता है, धुंधला वगैरह दिखता है, लाइक ऐसे आप समझ सकते हैं। ये एक रोग होता है जो कॉर्नियल आर्च के कारण मतलब ये होने लगता है, और इसके लिए ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि आप सुनते हैं अक्सर कि निकट दृष्टि, मायोपिया, दूरदृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारा ये आंखों से रिलेटेड है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कान, नाक, गला, आंख किस चीज से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आंख से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेट गाइस, बार बार कट जा रहा है। वेट वेट वेट, हाँ, अब हम लोग ऊपर चले जाए क्वेश्चन पे। देखो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन निम्नलिखित में से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है, ठीक है। तो आयोडीन जो है पीड़ित रोगियों को दिया जाता है, ठीक है। गठिया, रतौंधी, रिकेट्स और गंडमाला, ठीक है। तो ये किस चीज में दिया जाता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गंडमाला, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो समुद्री घास जो होता है आयोडीन का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ठीक है। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, यानी कि एक बहुत ही छोटा सा पोषक तत्व है जो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है ना, उसके मस्तिष्क के जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। और फिर इसके बाद थायराइड वगैरह होने लगेगा, या फिर और सारा बहुत सारे उसमें लक्षणें दिखेगा, ठीक है। और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो आयोडीन जो है इसकी कमी से गंडमाला नामक बीमारी होता है, ठीक है। लाइक इसको और भी बोलते हैं हिंदी में ही, कुछ बोलते हैं गलसोद नहीं, कुछ और बोलते हैं, अभी थोड़ा सा मेरे याद नहीं आ रहा है। मतलब आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, यानी कि आयोडीन की कमी के कारण ये सारा बीमारियां होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विडाल परीक्षण निम्नलिखित में से किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखो विडाल परीक्षण टाइफाइड में जब होता है ना, आप सभी जानते हैं कि विडाल होता है, सीबीसी होता है, और इसके बाद बहुत सारा टेस्ट होता है जो आपको देखा जाता है कि क्या इसको मतलब क्या घटा, कितना बढ़ा, कितना ब्लड का कितना पॉइंट है, या फिर फीवर है नहीं है, तो विडाल का टेस्ट होता है, ठीक है। आप लोग सभी कराते भी होंगे, 400-500 में विडाल टेस्ट हो जाता है, उसमें सीबीसी वगैरह सब इंक्लूडेड रहता है, बाकी अलग से भी करा सकते हैं। तो आप सभी तो जानते ही होंगे, तो इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। मतलब देखा जाता है एक्चुअली कि जब टाइफाइड होता है ना, तो विडाल टेस्ट के माध्यम से जांच किया जाता है कि इसमें क्या साल्मोनेला नाम के जीवाणु के कारण तो नहीं हुआ है, कितना घट रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, या फिर भोजन वगैरह किस टाइप का खाए हैं, ब्लड जो है कितना से कितना परसेंट है ना। जैसे हेमोग्लोबिन भी देखा जाता है 13 to 16 अप्रॉक्स होना चाहिए, तो क्या उससे कम है, ज़्यादा है, तो आप सभी जानते होंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की आंतरिक कलाओं के रोगों का निदान किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है, ये एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि मानव शरीर की आंतरिक कला, ठीक है, इसके रोगों का निदान जो होता है एंडोस्कोप से किया जाता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया को ठीक करने वाली दवा आर्टीथर किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आर्टीथर जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है, बीज वाला पौधा होता है और उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेड़ से
प्राप्त नहीं होता है, यानी कि पेड़ से प्राप्त नहीं होता है। वो कौन सा चीज है जो पेड़ से प्राप्त नहीं होता है? तो देखो एस्फोएटिडा जो होता है, एस्फोएटिडा, ये देखो एस्फोएटिडा जो होता है ये इंग्लिश में एस्फोटिडिया या फिर एस्फोटिडा ऐसे कहीं कहीं लिखा रहेगा। बचपन में लोग रटते भी थे। किसको बोलते हैं? ये हींग को बोलते हैं। इसको हिंदी में हींग कहा जाता है, हींग। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ पेड़ से प्राप्त नहीं होता है? तो एस्फोटिडा या फिर एस्पोएटिडा, जो भी बोल लो, प्रोनाउंसिएशन जैसा भी कर लो। तो इसको क्या होता है, ये हींग जो होता है ये पेड़ से प्राप्त नहीं होता है, यानी कि तो बाकी जो है सभी टिंकल हो गया, बिटुमेन हो गया, ये सारा पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, देखो ये अगर आपसे पूछेगा कि हींग जो है ये कहाँ का प्रजाति है एस्फोएटिडा, तो ये सबसे पहले कहाँ से आया था? ईरान से आया था। जो ईरानी लोग वगैरह होते थे ना, जो भारत में एंट्री करते थे, जब भारत में आते थे, तो ये वहां से लेकर के आए। और ये कहाँ पे ज्यादा ज्यादा मिलता है? तो भूमध्य सागर जो है उस वाले पोर्शन में, मध्य एशिया में, ये मध्य एशिया में लगभग पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर हम बातें करें तो अपने भारत में तो कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश कुछ कुछ जगहों पे मिलता है। तो याद रखना है 3 जगह मिलता है। एक कश्मीर हो जाएगा, कश्मीर, दूसरा पंजाब, और तीसरा याद रखना है हिमाचल प्रदेश। यहां लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि हींग हींग बोल रहे हैं। ठीक है, एस्फोटिडा, एस्फोटिडिया जो भी बोल लो, तो ये हींग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? यानी कि कौन सा पादप है जो हार्मोन नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो कैल्शियम जो है ये हार्मोन नहीं है। ठीक है, कैल्शियम जो होता है एक पोषक तत्व होता है। ठीक है, डीएनए आरएनए को प्रोटीन से जोड़ने, गुणसूत्रों के निर्माण करने में, वसा के संश्लेषण या फिर कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड में परिवर्तन करके इसका मदद करता है। और इसके कमी होने के कारण पौधों में बीज नहीं बनता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनीय पौधों में जल का संचालन किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो जल का संचालन ये जो होता है जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। ठीक है, तो जाइलम उत्तक के द्वारा। याद कैसे करना है? देखो हम कैसे याद किए हैं। देखो एक होता है फ्लोएम उत्तक। ठीक है, फ्लोएम, तो ये फ्लोएम जो होता है, लाइक बोले तो जाइलम, पहले हम लोग सीरियल वाइज देख लेते हैं। देखो जाइलम, ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि ये जल जो ले जाता है जाइलम, तो जल वगैरह ले जाता है, इस इसे यहाँ मतलब रिलेट कर सकते हैं जाइलम उत्तक। ठीक है, तो ज से जल, जल ले जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिखो जाइलम उत्तक, जैसे जाइलम उत्तक, तो ज से जल, ज से जाइलम उत्तक, ये जल ले जाने का काम करता है। फ्लोएम उत्तक, ठीक है, तो फ्लोएम उत्तक जो होता है, यानी कि यू कह सकते हैं, लाइक बोले तो फल वगैरह जो होता है ना, तो ये याद रखना है कि फल वगैरह जो भी होता है, लाइक बोले तो फ्लोएम उत्तक यानी फल वगैरह के निर्माण में इसका बहुत ही योगदान होता है। तो फ से फल, फ से फ्लोएम, ऐसे याद रखना है। मैंने ऐसे याद करी है क्योंकि बार बार क्वेश्चन देता है ना, इंसान जो है कंफ्यूज हो जाता है कि क्या आंसर होगा क्या नहीं, बार बार गलत कर देता है। तो एक ही चीज है, या तो अपने दिमाग को ये संकेत दे दो सबकॉन्शियस को कि हाँ एक एक कोई चीज से रिलेट करके, ताकि कभी भी दिमाग भूले नहीं। एक ये तरीका है। और नहीं अगर याद होता है तो सीधे रट्टा मार लो, जैसे हम लोग बचपन में एक चीज को 5 मरतबा उंगली को रटते थे उंगली पर, फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक, फल, फल वगैरह, जैसे जाइलम उत्तक जल, जाइलम उत्तक जल, ऐसे याद करो जैसे बचपन में याद करते थे। तो बस दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में नंबर लाना है, वहां पे हमको कोई महान नहीं बनना है। तो वहां एक ही ट्रिक है, या तो याद करो, नहीं तो कोई निमोनिक बना के याद करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ पौधे जैसा पौधा कहाँ से पाया जाता है? ठीक है, मातृ पौधे जैसा पौधा कहाँ पाया जाता है, तो ये बताना है कहाँ पे है, ट्रंक कट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खारे पानी में अंकुरित होने वाले पौधों को कहा जाता है, ठीक है। तो खारे खारे जो होता है, खारे पानी में अंकुरित होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ये हेलोफाइटस कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। देखो अधिक जैसे पौधे जो होते हैं लवणता वाले स्थान में सीमित जल में उग जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइटस, ठीक है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पापवर, ठीक है। पापवर सोमनीफेरम, यानी कि पापावर सोमनीफेरम, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अफीम की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो अफीम की खेती जो होती है, अ से अफीम, अ से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इन सब जगहों पे मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। लाइक अगर बोले तो मतलब अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा इसका खेती होता है, ठीक है। इसमें अफीम में 12% तक मार्फिन होता है, ठीक है। इसको कहीं कहीं हीरोइन नाम वगैरह पदार्थ बनाने के लिए ऐसे आप सुनते हैं अक्सर, द हिंदू में न्यूज व्यूज में देते रहता है। तो वैसे आप पढ़ते ही होंगे, बट कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? तो खाद्य विषाक्तता जो है किसके कारण होता है? ये होता है साल्मोनेला बेसिली के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। खाद्य विषाक्तता साल्मोनेला बेसिली के कारण होता है। स्टैफिलोकोकस, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम, और इसको एक और बोलते हैं ना, बोलू बोटुलिनियस, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया होता है और इसी बैक्टीरिया के कारण भोजन में जहरी मतलब जो भी भोजन हम लोग खाते हैं वो जहरीला बन जाता है, जिसके कारण मतलब खाद्य विषाक्तता, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है कि खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला बेसिलस के कारण होता है। इसके अलावा और किसके कारण होता है? तो क्लॉस्ट्रिडियम, स्टैफिलोकोकस, ठीक है, बोटुलिनियस जैसे बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है? ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा माइकोराइजा जो है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है, बाकी राइबोसोम करता है, साइनोबैक्टीरिया करता है, फ्रैंक्रिया करता है, ये सारा करता है, लेकिन ये नहीं करता। फिर से मैं यहाँ टिक लगा दूं, माइकोराइजा ये नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों में मास्टिटिस, यानी कि जानवरों में मास्टिटिस किसके कारण होता है? तो ये बताना है किसके कारण होता है, ठीक है। ये हो जाएगा कवक और सूखा दूध के कारण, ठीक है। यानी कि आप सॉरी 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 गलत हम बोल दिए, क्योंकि ये तो दूसरे चीज में आ जाएगा ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा, फिर से मैं टिक करूं, देखो, जानवरों में मास्टिटिस किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया और वायरस के कारण, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। वो जो होता है कवक और सूखा दूध, ये दूसरे चीजों में आता है, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक मैंने बोल दी, सॉरी फॉर दैट इसके लिए। क्योंकि ये जो होता है मास्टिडियस जो होता है, देखो, डेयरी पशुओं की एक बीमारी से होता है। जो डेयरी जो भी पशु वगैरह होते हैं ना, जो दूध वगैरह उत्पादन वगैरह जो दूध प्रोडक्शन करते हैं, तो अक्सर उनमें वो जो उसमें देखा जाता है कि बैक्टीरिया वायरस होने के कारण मतलब जानवरों में वो बीमारियां होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे, ये सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है पशु वसा में मौजूद फैटी अल्कोहल को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पशु वसा में मौजूद फैटी अल्कोहल को कहते हैं। जिस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि पौधा जो है अपना भोजन स्वयं तैयार करती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है,
51 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा? देखो, उर्वरक की मात्रा का बार बार उपयोग करने से कारण, ठीक है। तो उर्वरक की मात्रा बार बार आप उपयोग करेंगे तो नाइट्रोजन फसल प्रोडक्शन जो होता है उसमें नाइट्रोजन उपयोग दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसिलस थुरिंजिएसिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बैसिलस थुरिंजिएसिस का उपयोग किया जाता है, ये उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से होता है, ठीक है। यानी उपयोग इसमें किया जाता है, फर्टिलाइजर हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, वेट गाइस, ये बार बार मूव हो जाता है, अरे किधर गया, वेट। देखो, क्वेश्चन है, एनएसीओ एक संगठन है जो निम्न में से निपटता है, ठीक है। तो ये क्या निपटता है? ये एनएसीओ जो है, देखो इसको सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एन फॉर नेशनल, नेशनल, ए फॉर AIDS, एड्स, ठीक है, एड्स। सी फॉर कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, JATION, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म रहता है। जब आप इसका फुल फॉर्म जानते हैं तो आराम से टिक कर सकते हैं कि ये एड्स है, एड्स से रिलेटेड है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि इसका स्थापना कब होता है, कब हुआ था, कब होता है नहीं, मतलब कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला खुद बनाता है, इसके संबंध में कौन कौन से कथन सही है? देखो गाइज, आज इस साल ना द हिंदू में लगभग सालों भर न्यूज में रहा है किंग कोबरा या फिर स्नैक वगैरह, या फिर एल्विस यादव जो है, जो बिग बॉस जो विनर रहा, तो वो भी चर्चा में रहा। तो अक्सर सारे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या फिर कोई भी न्यूज हो, सारे में पब्लिश होता था, ठीक है। तो इस बार में भी हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये जरूरी नहीं है कि किंग कोबरा से ही बनेगा, स्नैक से और भी स्पीसीज उसके बारे में पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा कहाँ है, ये कहाँ, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, या फिर उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो, हम लोग ज्यादा इस पे आर्गू नहीं करेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला खुद बनाता है, इसके संबंध में कौन सा कथन चाहिए? तो कौन सा सही है? यह सांप खाने वाला जानवर है और इसका घोंसला दूसरे सांपों का आकर्षित करने में मदद करता है। बी नंबर का है, यह एक जीवित सांप है, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए घोंसले की जरूरत होती है। तीसरा नंबर का है, यह अंडज सांप है और अपने घोंसले घोंसले में देता है, और अंडे अंडे जो होता है, अंडे सेवने तक, यानी शेने लिखा हुआ है, शेने तक घोंसले की रखवाली करता है। चौथा नंबर का है, ये एक बड़ा ठंडे खून वाला जानवर है और ठंड के मौसम में हाइबरनेट करने के लिए घोंसले की जरूरत होती है। तो अपन सही उत्तर चुनना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, मतलब ये जो किंग कोबरा जो होता है, ये एक अपना घोंसला खुद बनाता है और अंडा को सेव करके घोंसले का रखवाली करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित पानी और खराब सफाई और विकासशील देशों में पैदा होने वाली 3 संक्रमण बीमारियां है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये हो जाएगा मलेरिया, पेचिस और सिस्टोसेमियासिस, ठीक है। सिस्टोसेमियासिस यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज, ठीक है। या आप सभी को पता है कि सबसे प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है।
इसमें कपास के 90% रेशे जो होता है सेल्यूलोज से बना होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चावल, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ टिक करूं, देखो चावल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखो धान के खेत में क्या होता है, मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस को एक उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है जिस दलहन और धुआं रहित होता है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध प्राकृतिक वनस्पति का संक्रमण क्षेत्र जो दो समीपवर्ती और अलग अलग पादप समुदायों के बीच सीमा पर स्थित होता है, हस्तक्षेप करता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बताना है इसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको थोड़ा ऊपर कर दे हम लोग, कूट 1 और कूट 2 दिया हुआ है और इसमें जीव मंडल रिजर्व है, ठीक है, और इसमें मिलान करना है कि कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो हम लोग देख लेते हैं सिमलीपाल, ठीक है। तो सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में, आप सभी को पता है। तो सिमलीपाल उड़ीसा, ऑप्शन ए का 4 देख लो। देखो यहाँ ऑप्शन ए का 4 है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, ए और बी। अब हम लोग सी में है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब देखो कैसे हम लोग शट आउट करेंगे। देहांग दिबांग, तो देहांग दिबांग कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक का बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 देखो यहाँ तो है नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, बाकी इसमें आ जाएगा। आपको तो नहीं भी पता है फिर भी हम लोग आंसर तक पहुंच गए, एलिमिनेशन मेथड तक, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बता दें, देखो नोक्रेक, नोक्रेक कहाँ है, तो नोक्रेक जो है मेघालय में है, ठीक है। नोक्रेक ये मेघालय में है, यहाँ पे आ जाएगा, और सी का 5 हो जाएगा। एंड ठंडा रेगिस्तान, तो ठंडा रेगिस्तान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, तो ए हो जाएगा। तो हमारा इसमें दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब, महासागर, जंगल या यहाँ तक कि मछली घर जैसे अपने स्वयं के पर्यावरण में एक जैविक समुदाय को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है यार, फिर बैक हो गया, रुको। ये रहा क्वेश्चन, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के आदान प्रदान की प्रमुख प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है, यूट्रोफिकेशन जो होता है पानी में कार्बनिक जैविक पोषक तत्वों की सांद्रता में वृद्धि को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पादप कार्बनिक पदार्थ अधिकतम होता है, ठीक है, अधिकतम है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है, यानी हम बात करें कि भूमध्य रेखा वाला जो पोर्शन है, एरिया है, उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। यानी कि ये मान लो इक्वेटर हो गया, इसके बाद ये कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर ऑफ ट्रॉपिक, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया, ये इक्वेटर हो गया, तो 10 डिग्री ऊपर, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के भीतर, जैसे में लाइक बोले तो एशिया में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, लगभग कुछ कुछ पोर्शन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पवन दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 मार्च, ठीक है।
देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने की घोषणा किया हुआ है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो इसका उद्देश्य है वन संरक्षण करना, यानी कि वनों को प्रोटेक्शन करना, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। ये सारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक शक्ति है, तो प्रेरक शक्ति क्या है ये आपको बताना है। ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो भी उत्पादक जो होता है, उत्पादक द्वारा जो लाइक बोले तो जो भी उत्पादक के द्वारा जो फंस जाता है, जैसे कि मान लो केवल 10% ही ऊर्जा ही निचले से ऊपरी पोषक स्तर तक स्थानांतरित किया जाता है। तो आप सभी वैसे जानते ही होंगे, तो ये सब में मुझे लगता है कि पारिस्थितिकी तंत्र ये सब के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी पढ़े हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट का ऑलरेडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी यूपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसीएस हो, जेपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, तो ये हर जगह पे इम्पोर्टेंट रोल है इसका। जीएस पेपर 3 में डायरेक्ट इस पे, यहाँ तो खैर बायोलॉजी का है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो जीएस पेपर जीएस 3 का डायरेक्ट ये सारा चैप्टर है, सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं, तो जैव व भू रासायनिक चक्र बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो क्या कार्य करता है, उत्पादक, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादक, ठीक है। देखो जैविक कार्बनिक घटक आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक एक दूसरे से क्रिया करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अधिकतम गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट उत्पन्न करता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्मल पावर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा पैदा करने वाला उद्योग थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। यानी कि थर्मल पावर प्लांट की बातें करें तो फ्लाई एश उत्सर्जित करता है, ठीक है। यानी कि फ्लाई एश बोले तो मतलब जो उड़ने वाला राख वाक होता है, राख, इसको इंग्लिश में फ्लाई एश कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ईंधनों को प्रत्येक को 1 किलोग्राम जलाने वाले वायु प्रदूषण के घटते क्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो ये आपको बताना है ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा यानी कि डीजल हो जाएगा, इसके बाद पेट्रोल और फिर सीएनजी, ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम अगर जलाते हैं तो इससे प्रदूषण सबसे ज्यादा डीजल जलाइएगा इससे होगा, फिर इसके बाद पेट्रोल से होगा। सीएनजी जो होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा सीएनजी जो होता है, सीएनजी इसका फुल फॉर्म बीपीएससी बहुत बारी पूछ चुका है, हालांकि पूछा हुआ क्वेश्चन में भी रिपीट नहीं करे, बट फिर भी अब ध्यान देना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन सिलेक्ट कर ले थोड़ी, ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है, तो ये ध्वनि को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। देखो एक्चुअल क्या होता है, सड़क के किनारे जो भी इंडस्ट्रीज एरिया होते हैं, जो भी एनएच वगैरह होते हैं, वहां पे आप अक्सर देखते होंगे कि 4 से 6 लाइनों में पेड़ लगा करके मतलब 4 से 6 के 8 10 ऐसे बहुत सारे लाइन में पेड़ एक लाइन बाय लाइन लगाए रहते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि ध्वनि को कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ग्रीन मफलर। लाइक ग्रीन मफलर बोले तो प्रदूषण जो होता है, सपोज करो कि डस्ट पार्टिकल्स हो गया, पॉल्यूटेंट हो गया, है ना, ये छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स है उसे वो क्या करेगा, उस पे जो भी पेड़ पौधे होंगे उस पे जाकर के बैठेगा, है ना। और इसके बाद कहीं ना कहीं बोले तो उससे प्रदूषण जो होता है कंट्रोल होता है, लाइक यू बोले तो आप ये सब याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट 1 और कूट 2 दिया गया है, दोनों को मिलान करना है और देखना है
कि कौन सा एक दूसरे से मैच करता है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे और हम लोग देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये यानी कि एक यहाँ पे एक तरफ प्रदूषण है, दूसरा इसका प्रभाव है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या-क्या प्रभाव होता है? तो आप सभी को पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इतना डेंजर है कि हमारा लीवर को प्रॉब्लम कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, ठीक है? जो भी सारे इंटरनल ऑर्गन है उसको प्रभावित कर सकता है, तो हमारा एक का एक हो जाएगा, ऑप्शन एक का एक हो जाएगा, ठीक है? तो एक का एक ही जगह है ना? मात्र यहाँ दिखाई दिया। डायरेक्ट देखो, एक अगर थोड़ा बहुत याद है ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड तक जा सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है? तो ये इससे कैंसर वगैरह हो सकता है। धूल कण से श्वसन संबंधी, जस्ट अभी हम लोग बताएँ कि साँस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, डस्ट पार्टिकल बढ़ेगा, ये सारा, है ना? शीशा से क्या होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डुगोंग एक समुद्री जानवर है। डुगोंग जो है एक समुद्री जानवर है जो विलुप्त होने के कगार पर है। ये क्या है? ठीक है? तो डुगोंग के बारे में कह रहा है, ये क्या है? ठीक है? तो देखो, डुगोंग जो है ये एक समुद्री जानवर है, ठीक है? तो समुद्री जब जानवर है, ऑलरेडी डुगोंग आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर सॉल्व किए होंगे तो पता ही होगा कि ये क्या है? ये स्तनधारी है, ठीक है? स्तनधारी यानी कि समुद्री जानवर है। इसे आमतौर पर समुद्री यानी गाय यानी कि समुद्री काऊ भी कहा जाता है, ठीक है? तो एक चीज और आप याद रखना, डुगोंग, ठीक है? डुगोंग जो होता है इसको सी काऊ कहते हैं, सी काऊ, ठीक है? डुगोंग को। दूसरा याद रखना कि हर साल विश्व डुगोंग डे मनाया जाता है कितने तारीख को? तो ये 28 मई को मनाया जाता है। मे बी क्वेश्चन ये पूछ दे, तो ये याद रखना है। अच्छा, भारत में कहाँ-कहाँ मिलता है ये भी मैं बता दूं। तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है? इसके बाद अंडमान निकोबार, ये सब जगहों पे मिलता है। ये भी पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत कौन सा सूची में इसको डालेंगे? तो 1972 बोले है ना। देखो, ये सारा क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट इकोलॉजी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, हालांकि ये बायोलॉजी में दे दिया है। कुछ कुछ पोर्शन है जो रिलेट करता है, ठीक है? तो 1972 एक्ट के तहत लिस्ट वन लिस्ट वन में, तो ये याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोट्रॉन एक सुविधा है। फाइटोट्रॉन एक सुविधा है, ये क्या है? तो नियंत्रित परिस्थितिकी में पौधे उगाना, ठीक है? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? देखो, पौधे लाइक बोले तो पौधे नियंत्रित परिस्थितिकी में उगाने के लिए इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे जो भी एग्रीकल्चर होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान वगैरह, वहाँ पे किया जाता है, ठीक है? तो ये याद रखना है। अच्छा, ये पूछेगा कि राष्ट्रीय फाइट्रॉन सुविधा की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइट्रॉन जो है ये एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन टाइप से बनाया गया है, तो 1997 में, ठीक है? यानी कि राष्ट्रीय फाइट्रॉन सुविधा की स्थापना हुआ था, तो 1997 में याद हुआ। देखो, मैंने कैसे याद करा है, तो मेरा 1997 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अगले महीना मेरा बर्थडे भी आने वाला है 12 दिसंबर को। तो मैंने याद करा है 1997। बहुत सारा चीज़ तो हम अपने डेट से याद किए हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ से याद किए हैं। बहुत सारा चीज़ें हैं जो मैंने अपने सिस्टर, मतलब मेरा सिबलिंग जो भी है, भाई-बहन, उसके डेट ऑफ बर्थ से, मतलब देखो, पढ़ने का तरीका ही होता है कि जो भी चीज़ आपको कुल मिला के दिमाग में याद रहना चाहिए, बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, ठीक है? तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है, ये बताना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, प्राथमिक और द्वितीयक, एक चीज हम आपको फिर समझा दे कि क्या होता है। देखो, प्राथमिक क्यों और द्वितीयक क्यों? देखो, सपोज करो कि हरा सब्जी हो गया, तो ऐसे समझो कि हरा सब्जी हो गया, तो हरा सब्जी के हम लोग खा लिए, हम लोग यहाँ पे ऐसे हो गए, ऐसे आदमी हो गए। सपोज करो हम फिर से बना देते हैं, हाँ, लाइक यहाँ पे कोई आदमी बना लो,
ठीक है, कोई भी मान लो, यहाँ कान वान बना लो, आदमी दिखे थोड़ी बहुत। तो ये आदमी हो गया, तो समझ लो कि ये आदमी है, तो ये हरा सब्जी हो गया, हरा सब्जी को खाया आदमी ने। आदमी को किसने खाया? बाघ ने। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं फूड चैन। फूड चैन, यानी कि एक फूड चैन चल रहा है, इसको ये खाया, इसको ये खाया। सपोज करो कि ऐसे होता है ना, तो पहले इस पे हम लोग एग्जांपल देके समझ लेते हैं। तो ये इसको जो है, मान लो कि एक पेड़, ये हो गया, कोई साग सब्जी हो गया, फिर इसको आदमी खाया, आदमी को ये खाया, फिर उस जानवर को भी कोई जानवर खाएगा, है ना, तो ये एक फूड चैन हो गया। इसी तरह ऐसे एग्जाम्पल अक्सर देता रहता है, आप जानते भी हैं कि कोई टिड्डी वगैरह हो गई, ठीक है, तो उसको मेढक खाया, मेढक जो है सांप उसको खाया, सांप को जो है कोई और जानवर खाया, तो एक फूड चैन चलता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मनुष्य जो है और ये जो है पौधे वगैरह, ये दोनों में क्या रिलेटेड है, क्या चीज में आते हैं? तो ये दोनों जो है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीय दोनों आ जाएंगे। ठीक है, कि ये अगर हो सकता है कि मनुष्य ने इसको खाया, ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो है इसको खाया, इसको कोई और खाया, ऐसे। तो इसलिए प्राथमिक और यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, जैसे हम बताए ना कि कोई छोटा सा जीव होता है, मान लो कि मेढक हो गया, मेढक को सांप खा गया, सांप को कुछ और खा गया, है ना, चील वगैरह खा गया, तो एक फूड चेन है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव डेट्रीटिवोर है? डेट्रीटिवोर है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा समुद्री घोड़ा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, यानी कि सी हॉर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्योंकि इसमें जेली फिश भी तो आ जाएगा, जेली फिश आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा, मिलीपेड आ जाएगा, वुडलिप्स आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइज, थोड़ा सा हमें कंफ्यूज हो गया, रुको फिर से हम हटाने दो। 75 में क्या पूछ रहा है? कौन सा जीव डेट्रीवोर है? डेट्रीवोर है, डेट्रीटिवोर जो है, यानी इसका मतलब होता है, ये इंग्लिश वर्ड है, डेट्रीटिवोर का मतलब होता है, डेट्रीटिवोर का मतलब होता है मृत या फिर सड़ा हुआ जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसका मिलान करके सही उत्तर चुनना है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा केचुआ आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा मिलीपेड आ जाएगा, और फिर इसके बाद ये आ जाएगा वुडलिस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 5 आ जाएगा। हमें लगा समुद्री सी, जो ऊपर हम लोग पढ़े ना, सी का वो समुद्री सी, जेली फिश, ये सब तो अलग कंसेप्ट ही है, इसका अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव समूह में सबसे अधिक जैव विविधता है? तो सबसे अधिक जैव विविधता जो है ये कवक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखो, कवक जीवों का सबसे विविध समूह है, और जो भी ये कशेरुकी स्पीसीज जो होता है, 70% से अधिक ये जो है ये जानवर है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें या फिर शैवाल, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये पौधे कुल टोटल 22% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, तो 22%, और ये कितना हो जाएगा? 70%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कवक। ठीक है, यानी सबसे अधिक जैव विविधता है, यानी कि सबसे ज्यादा इसका यानी कि डाइवर्सिफिकेशन है, तो ये कवक का हो जाएगा, 70% हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव द्वारा रूपांतरित किया गया है? तो मानव के द्वारा कौन सा रूपांतरित किया गया है? कृषि भूमि। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मानव के द्वारा आप देखते हैं कहीं कहीं जंगल रहता है, रेगिस्तान रहता है, चारागाह वगैरह,
ये सारा मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, भूमि पारिस्थितिकी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, किसी दिए गए क्षेत्र में पर्यावरण द्वारा समर्थित जीवों की संख्या को इस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है वहन क्षमता, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का पूरा क्रम जो कि विशेष क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा सेरे, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखो, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जो कम्युनिटी होते हैं एक सीरियल वाइज जैसे कि उसके क्रम में जो भी एक निश्चित स्थान पे आता है, धीरे धीरे बदलते रहता है, उसे सिरे कहते हैं, ठीक है। ये सारा बायोलॉजी वगैरह का ये सारा है क्वेश्चन। निम्न में से प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम से तात्पर्य है, ठीक है। एसपीएम, ठीक है। तो एसपीएम यानी कि एस पी और एम, इस एसपीएम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सही बताना है, इसको क्या कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले एसपीएम क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो एसपीएम को बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट मैटर, एम से पार्टिकुलेट यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, यानी कि एकदम जो छोटा छोटा धूल कण होता है, कहीं कहीं पीएम लिखेगा पार्टिकुलेट मैटर, कहीं कहीं लिखेगा एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एकदम छोटा छोटा कण होता है जो मुझे और आपको शायद दिखाई नहीं दे, जो मतलब बहुत छोटा है। अप्रॉक्स अगर हम बात करें तो 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा, माइक्रो MTR लिख देते हैं, मीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा निलंबित पार्टिकुलेट पदार्थ, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण परीक्षण में निम्नलिखित में से किसे पहचाना और मापा जाता है। तो किसे पहचाना और मापा जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा शीशा और कार्बन के कण होते हैं, ठीक है। शीशा जो होता है और कार्बन के कण जो वाहनों के धुएं के माध्यम से पूरे प्रदूषित करता है, पॉल्यूटेंट फैलाता है, ठीक है। तो ये सारा आपको याद रखना है। और ये जो है सर्विस सेंटर पे बोलने का मतलब है कि जो भी मोटर गाड़ी वगैरह जो वाहन जांच केंद्र होता है ना, जो जांचा जाता है कि कितना पॉल्यूटेंट करने वाला है इसका इंजन, या फिर जो जो भी सारा ऐसा उसमें जांचा जाता है कि क्या सही है नहीं है, प्रदूषण वाला तो नहीं है, ऐसा कुछ जांचा जाता है, ठीक है। सुपरसोनिक जेट के उड़ाने से क्या बनता है, ठीक है। तो सुपरसोनिक जेट से ओजोन परतों में रुकावट आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको अपने प्राकृतिक आवास में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मिलने की सबसे अधिक संभावना है, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इस बार द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही काफी चर्चा में था, ठीक है। तो आप सभी एक बार पढ़ के जाना, ठीक है, मैं यही कहूंगी। तो ये पश्चिमी घाट में हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसे जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये उत्तराखंड के नैनीताल में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के नैनीताल, नैनीताल, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, ये भी पूछेगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान इसको हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ये पूछेगा कि इसका कब हुआ था एस्टैब्लिशमेंट, तो 1936 में, 1936, ये याद रखना है। अब जिसका नाम हो गया है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णतया मेल नहीं खाता है, यानी कि इसमें कौन है जो सही सही मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब, ठीक है। तो देखो
मुकाम्बिका ये कर्नाटक में है, अभयारण्य है, ठीक है। दलमा झारखंड में है, बिल्कुल सही है। नेयर जो है छत्तीसगढ़ लिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत बताना है, तो सी गलत है। बाकी जो है कोटीगांव गोवा में है, तो ये सही हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ टिक करूं, नियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। देखो ये कहाँ पे है, तो ये याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं होकर के ये कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। केरल में कोटीगांव अभयारण्य, कोटीगांव गोवा में, और ये छत्तीसगढ़ में नहीं होकर के केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं आता है। तो चंबल अभयारण्य किस राज्य में नहीं आता है, तो उत्तर प्रदेश में तो आता है, मध्य प्रदेश राजस्थान में आता है, लेकिन हरियाणा में नहीं आता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारतीय जंगली पशु की प्रजाति और उसका वैज्ञानिक नाम है। तो एशियाई वन्यजीव को मतलब इसको वैज्ञानिक नाम क्या है, इक्कस हेनियोनस, ठीक है। तो ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा। बारहसिंघा को क्या बोलते हैं, रिसर्वस डुआशेली, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है चिंकारा गंजेला, चिंकारा जो है ये गंजेला बेंटी हो जाएगा, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है इसका। नील गाय को क्या बोलते हैं, बोसे लाफ्टस, बोसे लाफस और ट्रैगो कैमल, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 4 सीधे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 देख लो किधर है, 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट रिडले कछुआ, यानी कि रिडले कछुआ के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, ठीक है, यानी कि गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के बारे में पूछा जा रहा है। गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है, तो आप सभी को बताना है कहाँ पे है। ये सुल्तानगंज में है, ठीक है। तो आप सभी जान रहे हैं कि ये सुल्तानगंज कहाँ पे है। देखो गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये सुल्तानगंज, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो सुल्तानगंज कहाँ है, तो ये बिहार में है, बिहार में कहाँ पे, तो ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये भागलपुर में है, यानी कि सुल्तानगंज जो है ये भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर। अक्सर तो न्यूज में रहता ही है, आप सभी पढ़े होंगे तो आसानी से लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस वेटलैंड को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये किया गया है काबर ताल को, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कब किया गया है, अगर एक्यूरेट डेट पूछेगा तो यहाँ ऑलरेडी है, नवंबर 2020 में किया गया, ठीक है। इसके बाद कुछ हम लोग और फैक्ट देख लेते हैं। पहला रामसर स्थल घोषित किया तो लोनार झील को, ठीक है, लोनार झील को, ठीक है, ये याद रखना है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 1 मिनट, मम्मी हो मम्मी। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को जैव विविधता दिवस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन, कब, 22 मई को, ठीक है। और 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना नेशनल लेवल पे बात करें भारत के द्वारा या फिर नेशनल लेवल पे, तो 29 दिसंबर हो जाएगा। तो यूनाइटेड नेशनल यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड लेवल पे पूछे तो 22 मई, अगर ऐसे पूछे कि भारत के द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तो 29 दिसंबर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा जगह घूमने के लिए सबसे अच्छी है? तो सबसे अच्छी जगह चंबल नदी घड़ियाल के लिए, आप सभी वैसे पढ़े भी होंगे। लेकिन एक चीज याद रखना है कि ये इसे IUCN में रखा गया। IUCN का मतलब होता है वो मतलब काफी जो है संकटग्रस्त है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बोलते हैं इंडेंज IUCN को IUCN को फुल फॉर्म आई थिंक ये होता है इंडेंजर्ड कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, IUCN है ना। इंडेंजर्ड मैं भी थोड़ा बोल रही हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, आई थिंक यही होगा। इंडेंजर्ड यूनियन कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, सही ये सही है। इंडेंजर्ड यूनियन कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार आप सभी कमेंट में लिखना, वैसे भी भूल रहे हैं पूरा एग्जैक्ट क्या है। I फॉर इंटरनेशनल होगा, लेकिन इंटरनेशनल होना नहीं चाहिए, ठीक है। और क्योंकि इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, हाँ, क्योंकि इंडेंजर्ड तो ऐसे होगा नहीं ना, इंडेंजर्ड है ना। तो आई थिंक इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर होगा, ठीक है। आई एम श्योर दैट, बट एक बार फिर भी मैं थोड़ा सा रीचेक कर लूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100% सब कुछ याद ही हो। बट मैंने याद किया हुआ है, बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी जा करके, ठीक है। वैसे आप सभी कमेंट में बताना IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर होता है, या फिर इंडेंजर यूनियन कंजर्वेशन ऑफ द नेचर होता है। दोनों में से क्या होता है ये कमेंट में बताना। मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, बट मैं जाके चेक कर लूंगी, जैसे वीडियो एंड करते हैं जाके चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ डार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है, ठीक है। तो किस जिले में है? लातेहार में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में से कौन सा स्थानीय स्तर पर किसी आवास में औसत प्रजाति विविधता को दर्शाता है, ठीक है। तो ये दर्शाता है अल्फा सूचक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2005 में तिब्बती पठार पर ओजोन प्रभा मंडल की खोज की थी, ठीक है। तो किसने किया था? ये GW केंटमूर, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गाइज, बहुत सारा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अगर एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के बारे में करेंगे ना, तो पता चलेगा 2 घंटा हर वीडियो में चला जाता है। बहुत कोई को लगता है कि 100 क्वेश्चन करने में इतना इतना टाइम कौन किल करेगा, तो इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन मैं ऐसे करा देती हूँ, क्योंकि एक एक ऑप्शन में करूंगी ना तो पता चलेगा 100 क्वेश्चन बराबर, आप समझ रहे हो, हर एक एक ऑप्शन का एलिमिनेशन 3-4 घंटा खाली टेस्टे में लग जाएगा। कोई इंटरेस्टेड होगा ही नहीं वीडियो देखने को, इसलिए मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा देती हूँ। अब बहुत सारे मेरे को लगता है कि हाँ बताना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं बताती भी हूँ। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये जैसलमेर में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है ये आपको बताना है। तो देखो, ये जो होता है हाइड्रोपोनिक्स, मिट्टी रहित पौधों की खेती होता है, ठीक है। और इस प्रकार की खेती को पेड़ पौधे मिट्टी के बिना उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स जो होता है, ये ऑप्शन ए है, पौधों की मिट्टी रहित खेती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है इसमें, ये सही हो जाएगा। वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। नेक्स्ट कह रहा है, फिर कह रहा है वायरस को कभी भी सिंथेटिक माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। थोड़ा हम इसका ऑप्शन देख ले कि क्या पेयर में तो नहीं पूछा है। हाँ देखो, यहाँ पेयर में पूछ दिया है ना। वायरस एक जीव से दूसरे जीव केवल जैविक वाहक है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो वायरस एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहक है, बिल्कुल भी नहीं।
तो हमारा सी 3 गलत हो जाएगा। जहां हम 3 काटेंगे हमारा आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एलिमिनेटेड मेथड मारो। ठीक है, देखो यहाँ पे और सारा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा केवल एक सही है, ये वाला। वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। वायरस को किसी भी सिंथेटिक मादे में संवर्धित किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा यहाँ एलिमिनेशन मेथड अगर लगाते हैं तो हमारा आंसर केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। ठीक है, तो खेती में बायोचार का क्या उपयोग है ये बताना है। बायोचार का उपयोग वर्टिकल फार्मिंग में ग्रोइंग मीडियम के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है, जब बायोचार ग्रोइंग मीडियम का हिस्सा होता है तो यह नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्मजीवी की वृद्धि को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। जब बायोचार ग्रोइंग मीडियम का हिस्सा होता है तो यह ग्रोइंग मीडियम को लंबे समय तक पानी बनाए रखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा पहले 3 एलिमिनेट कर ले। ठीक है, तो जब 3 हट ही जा रहा है तो ऑप्शन केवल 2 ही बचता है, 1 और 2, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, अभिकथन ए और कारण दिया है, दोनों को मैच करना है और उत्तर तक जाना है, यानी कि असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पहला कह रहा है, शाकनाशी उपयोगी पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना खरपतवारों को मार सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन कारण हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, देखो हम ऐसे सोल्व करते हैं, बीच में यहाँ पे क्योंकि डाल दो, यानी बिकॉज ऑफ। ठीक है, ऐसे डाल दो हिंदी में क्योंकि, ताकि समझ में आए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो शाकनाशी उपयोगी पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना खरपतवारों को मार सकती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि खरपतवार नाशी खरपतवारों और फसलों पौधों द्वारा अलग अलग दरों पर अवशोषित होते हैं। तो दोनों बिल्कुल सही है, एक दूसरे का जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। गाइज आज हम लोग बहुत जल्द कर लिए, 1 घंटा 21 मिनट के समथिंग हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन। क्योंकि ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन में हम एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिए कि आप सभी जानते हैं कि बहुत लेट हो जाता है, और कहीं ना कहीं आप सभी नहीं चाहते कि हाँ इतना इतना लेट लगे। तो फिर मेरे को भी लगा कि बहुत सारे जो इजी क्वेश्चन है फिर उसे छोड़ ही दो, है ना, उसे डायरेक्ट आंसर बता दो। तो ये 100 नंबर का आपका एमसीक्यू है, इसमें बहुत हद तक मुझे जितना आता था मैंने कोशिश किया एक्सप्लेनेशन करने का। एंड गाइज ये अच्छा लगे टेस्ट सीरीज तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, एंड कमेंट में आप सभी बताना कि वीडियो मेरा कैसा लगा। ठीक है, अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं या फिर मेरे बोलने में कोई कमी रहता है, कोई मेरे को सुधार करनी है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ एक चीज है कि मैं कहीं कोई वर्ड में थोड़ा तुतलाने लगती हूँ, कोई उतना भी नहीं होता है, मतलब माइनर उसे बोल सकते हैं, तो वो उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। कोई वर्ड होता है जो ज्यादा टी ट टू का यूज होता है ना, तो थोड़ा सा मेरे होने लगता है वैसे, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एंड जय हिंद जय भारत। मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं यही आप लोगों को बोलूंगी, सभी आप हम सभी सिलेक्ट हों, अच्छे लेवल पे जाएं, यही मैं बोलूंगी। जिसका जो इच्छा है वो मतलब खुदा जो है उन सभी को अचीव कराए, मैं यही बोलूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।